जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाबा की आकाशवाणी में, जो कि हमारा करंट अफेयर का स्लीपिंग डोज होता है। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो और जितना अधिक से अधिक हो दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दो। तो शुरू करते हैं आज का हम पर्यावरण का स्लीपिंग डोज, इन्वायरमेंट का स्लीपिंग डोज। ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो दौड़ के जाओ और पार्ट 1 पहले देख लो, फिर यहाँ आ जाना पार्ट 2 में, ताकि आपको एक बहुत ही गहरी नींद आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे कुछ वन लाइनर से, मतलब जो भारत में प्रथम हुए हैं। ठीक है, तो केरल पहला स्टेट बन गया, भारत का पहला राज्य बन गया जिसने स्टेट लेवल पे बर्ड एटलस रिलीज किया है। ठीक है, जिसमें जितना भी चिड़िया है उनके बारे में बताया गया है। 361 वैरायटी की चिड़िया के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद गुजरात का एक सुंदरवन मिनी जू है, उसने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है एडॉप्ट एन एनिमल। मतलब आप जू में जाते हो तो एक जानवर को गोद ले लो, ताकि उस जू में अच्छे से उस जानवर की देखभाल हो सके और जू के जो मैनेजमेंट है उन पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। उसके बाद भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है वो बनेगा लम्हेटा में, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो लम्हेटा कहाँ हो गया? जबलपुर मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे आपका बनेगा जियोलॉजिकल मतलब भूगर्भीय पार्क जो है वो आपका बनेगा लम्हेटा, जबलपुर मध्य प्रदेश में, जहाँ पे आपका बहुत सारे जो जियोलॉजिकल हेरिटेज हैं उनकी सुरक्षा की जाएगी। फिर पेरू एक देश है जो है साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, जिसने डिक्लेयर किया है 90 दिन का इन्वायरमेंटल इमरजेंसी, क्योंकि उसके जो तटीय क्षेत्र हैं, जो कोस्टल एरियाज है, वहाँ पे तेल का रसाव हो गया था, ऑयल स्पिलिंग हो गया था। ठीक है, उसके बाद राजस्थान पहली नंबर पे आ गया कि उसने सोलर एनर्जी के थ्रू लोगों को बिजली दी है, और ये जो योजना है उसका नाम है सौभाग्य स्कीम। ठीक है, फिर दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क बनेगा। ठीक है, जिसमें 2 लाख टन ऑफ ई वेस्ट जनरेट होता है, उन सबको यूज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है, ठीक है, अरावली जैव विविधता वाला जो पार्क है, जो कि गुरुग्राम हरियाणा में है, उससे डिक्लेयर किया गया है भारत का पहला अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेटिव मेजर्स। ठीक है, OECM। ठीक है, याद रखना। उसके बाद भारतीय रेलवे जो है, इंडियन रेलवे है, उसने पहला सोलर पावर प्लांट लॉन्च किया है मध्य प्रदेश में, जिसका कैपेसिटी होगा 1.7 मेगावाट। ठीक है, उसके बाद भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन, भारत का मतलब सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन, उसे इनॉग्रेट किया गया है नैनीताल में, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इनॉग्रेट किया है पहला वाइल्ड लाइफ DNA टेस्टिंग लैबोरेटरी, जिसमें जो जानवरों का स्मगलिंग होता है उस पर रोक लग सकेगी। 2022 में UN क्लाइमेट चेंज की तरफ से COP27 जो है उसे होस्ट करेगा इजिप्ट। ठीक है, उसके बाद विश्व का पहला फ्लोटिंग सिटी, मतलब वो शहर जो है पूरा पानी में तैरता रहेगा, उस शहर को बना रहा है साउथ कोरिया, जो कि 2025 तक उसे बना लेगा। उसके बाद अगस्त 2021 जो था उसे बोला गया कि छठा सबसे गर्म महीना था लास्ट 142 साल में। जो जम्मू कश्मीर है उसने सेलिब्रेट किया है वाइल्ड लाइफ वीक 2021 में, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट बना है जो कि CO2 को एब्जॉर्ब करेगा हवा से, एयर से, वो बन रहा है आइसलैंड में। जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने लॉन्च किया है एक ऐप जो ट्रैक करेगा कि
वातावरण में एयर पोल्यूशन जो है वो किस हद तक है, तो वो एक पोर्टल के थ्रू होगा। उस पोर्टल का, उस ऐप का नाम है प्राण पोर्टल। भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, डुगोंग समुद्री गाय को बोलते हैं, तो भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व वो खुलने वाला है तमिलनाडु में। ठीक है। उसके बाद ओशियन 2022 समिट आपका इस बार ऑर्गेनाइज हुआ था चेन्नई में, और तमिलनाडु जो है उसने बनाया है मेराइन इलाइट फोर्स नागापट्टिनम में। मेराइन इलाइट फोर्स बनाया है कि जो मन्नार की खाड़ी है और पाल्क की खाड़ी है, उन सब के बीच में जो विलुप्त होने वाले जीव है उनको संरक्षण किया जाएगा। ठीक है। स्टेट का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क खुला है मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में, जिसका काम है कि वहाँ के इंडेंजर्ड प्लांट को, जो मतलब बहुत जल्द विलुप्त होने वाले जो प्लांट हैं, पौधे हैं, उनका संरक्षण किया जाए। उड़ीसा ने अनाउंस किया है कि वो एक जीन बैंक खोलेगा मैंग्रोव के लिए। ठीक है। ताकि जो मैंग्रोव है उन्हें कंजर्वेशन, उनका संरक्षण किया जा सके। दुबई ने अनाउंस किया है कि विश्व का पहला हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट, जिसका नाम है द जेट, उसे वो लॉन्च करेगा, जो कि 8 से 12 पैसेंजर को कैरी कर सकेगी। ठीक है। 5वां यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली हुआ था इस बार नैरोबी में। नैरोबी आपका केनिया की राजधानी है। महाराष्ट्र भारत में पहला राज्य बन गया जिसने बिल पास किया है वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2021 से 30। ठीक है। मतलब वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व करेगा, उससे रिलेटेड उन्होंने अपना एक एक्शन प्लान पास किया है। ठीक है। और ये भारत में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन चुका है। फिर पहला एशियन कंट्री, पहला एशियाई देश जिसने प्लास्टिक एग्रीमेंट लॉन्च किया है, वो है भारत। ठीक है। उसके बाद एनटीपीसी जो है उसने अनाउंस किया है कि वो 25 मेगावाट का तैरती हुई सौर ऊर्जा का प्रोजेक्ट लगाएगी, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाएगी, और वो लगाएगी सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन में। सिमहाद्री जो उष्णीय थर्मल पावर स्टेशन जो होता है विशाखापट्टनम में है, वहाँ पे लगाएगी। उसके बाद भारत का सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट जो हर्बल पार्क है, जो औषधीय वाला जो पार्क है, वो 11,000 की फीट पे उसे खोला जाएगा। इनॉग्रेट किया गया है, उसे उद्घाटन किया गया है। वो है चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। मिनिस्ट्री एक है जिसने लॉन्च किया है ट्री प्लांटेशन कैंपेन 2021 अमृत महोत्सव के अंदर में। वो मिनिस्ट्री है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कोल। पहला कंट्री जिसने लॉन्च किया है कूलिंग एक्शन प्लान, वो है हमारा प्यारा भारत। उसके बाद आप देखोगे कि थाईलैंड जो है उसने बैन कर दिया है सनस्क्रीन। ठीक है। सनस्क्रीन जो रहता है सन से बचने के लिए, क्योंकि उसके चलते जो कोरल्स होते थे, समुद्री जीव होते थे, उन्हें हानि होती थी और वे मर जाते थे उसके चलते। ठीक है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन रखा है नेशनल एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड, एक लैबोरेटरी का, पर्यावरण के लिए एक लैबोरेटरी, एक प्रयोगशाला का फाउंडेशन रखा है, आधारशिला रखी है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। ये रखा है उन्होंने न्यू दिल्ली में। एक प्रोजेक्ट है बोल्ड, BOLD। ठीक है। उसका मकसद है कि जो हरियाली है उसको बढ़ाया जाए। कहाँ पे? तो राजस्थान की जो मरुस्थल है उस एरिया में। और ये प्रोजेक्ट कौन कौन मिलके चला रहे हैं? तो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC, और है दूसरा है आपका BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उसके बाद पटना में आपका खुल रहा है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। ठीक है। उसके बाद भागलपुर जो है आपका बिहार में, वहाँ पे आपका खुलेगा पहला
गैंगेज रिवर डॉल्फिन के लिए ऑब्जर्वेटरी सेंटर, ठीक है, रिसर्च सेंटर आपका पटना में खुल रहा, और जो कंजर्वेशन सेंटर है वो खुलेगा भागलपुर में, ठीक है। फिर भारत का पहला स्मोक टावर, ठीक है, जो धुओं वाला टावर होता है, उसे लॉन्च किया गया है, लगाया गया है कनॉट प्लेस, जो कि आपकी नई दिल्ली में है। उसके बाद एक ग्रीन पीस का रिपोर्ट है, उसके अनुसार बोला जा रहा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जो है न्यू दिल्ली में 125% बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद एक फिल्म है जिसका नाम है वाटर बुरियल। वाटर ब्यूरियल को जो फिल्म अवार्ड हुआ था आपका 67, ठीक है, 67 नेशनल फिल्म अवार्ड हुआ था 2021 में, तो उसे वाटर ब्यूरियल जो मूवी है, फिल्म है, उसे इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग, मतलब पर्यावरण से रिगार्डिंग बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। उसके बाद आप देखोगे तो इन्वायरमेंट डे के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है 3 E100 इथेनॉल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा एक ऐसा राज्य बन गया है भारत का जहां पे मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती है। सबसे ज़्यादा तितलियों का घर जो विश्व में है वो कोलंबिया बन चुका है। उसके बाद भारत का पहला जो पोलिनेटर पार्क है, पोलिनेटर पार्क है मतलब जिसके चलते फूल पौधे में जो पोलन ग्रैंड होता है, जिसके चलते रिप्रोडक्शन होता है, तो उस चीज़ के लिए जो पोलिनेटर पार्क खोला गया है वो खोला गया है नैनीताल उत्तराखंड में। फिर आपका ओमकारेश्वर जो बांध है ये मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पे लगाया जा रहा है 600 मेगावाट का तैरती हुई सौर ऊर्जा संयंत्र, मतलब सोलर पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद 2020 को डिक्लेयर किया गया था सुपर ईयर ऑफ बायोडायवर्सिटी। इसे डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशन ने। उसके बाद भारत का पहला स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशन सेंटर, जो हमारा हिम तेंदुआ होता है उसके लिए कंजर्वेशन संरक्षण जो संस्था है वो खुलेगी उत्तरकाशी उत्तराखंड में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और जो क्लाइमेट चेंज है उसने लॉन्च किया है वल्चर कंजर्वेशन एक्शन प्लान 2020 से 2025 तक के लिए, ठीक है। वल्चर मतलब आपका गिद्ध के लिए, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ही कम हो रही थे, तो उनके कंजर्वेशन के लिए ये प्लान लॉन्च किया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क, ठीक है, लाइकेन हवा में जो प्रदूषण होता है उसका इंडिकेटर होता है, तो भारत का पहला लाइकेन पार्क इस्टाब्लिश होगा, खुलेगा मुंशियारी उत्तराखंड में। मुंशियारी उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क खुलेगा। पन्ना टाइगर रिजर्व को इंक्लूड कर दिया गया है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। अभी कुल मिला के देखोगे कि आप 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व मतलब हो गया जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है वे आपके टोटल 18 हैं, और इन 18 में 12 जो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो यूएन करता है, तो वर्ल्ड नेटवर्क में आपका यूनेस्को का जो दिया रहता है मैन एंड बायोस्फीयर, तो उसमें 12 इंक्लूडेड है, ठीक है, 18 में से। उसके बाद 2021-30 को डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने नेशनल डिकेड फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, मतलब इकोसिस्टम को हमें फिर से पुनः स्थापित करना है। ये 2021 से 30 तक का काम है हमारे लिए। फिर अभी जो रिपोर्ट आया था 2020 में, उसके तहत लिखा गया था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जैविक खेती करने वाले लोग हैं, मतलब किसान हैं, मतलब इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर। डिजिटल ओशियन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने। लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शुरू किया है बैग बैंक, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, उसके लिए बैग बैंक इन्होंने खोल दिया है। अटल पर्यावरण भवन इनोग्रेट हुआ है लक्षद्वीप में।
खादी नेचुरल पेंट को लॉन्च किया है नितिन गडकरी जी ने। ठीक है, उसके बाद कलरव फेस्टिवल जो फेमस है, कलरव उत्सव बिहार में, कलरव पक्षी उत्सव, तो वो पहली बार हुआ था आपका नागी नकटी जो डैम है वहीं पे हुआ था। और दूसरा जो कलरव आपका वो हो गया महोत्सव, वो होगा भागलपुर में। ठीक है, उसके बाद भारत का पहला वेटलैंड कंजर्वेशन और मैनेजमेंट सेंटर, मतलब आर्द्र भूमि को संरक्षण करने के लिए जो सेंटर है वो बनाया जा रहा है चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद एक सी वीड पार्क खुलेगा तमिलनाडु में। हैदराबाद को डिक्लेयर किया गया था 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। फिर अंबोली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज है, उसे अनाउंस किया गया कहाँ का, महाराष्ट्र का अंबोली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज घोषित किया गया है। अशफाकुल्ला जियोलॉजिकल पार्क खोला जाएगा आपका गोरखपुर में। इसके बाद आप देखोगे कैच द रेन कैंपेन शुरू हुआ था जो मिनिस्ट्री जल शक्ति मंत्रालय ने किया था। उसके बाद केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट साइन हुआ है जल शक्ति मंत्रालय, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सरकार के बीच में। फ्लड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी लॉन्च किया गया है 2021 से 26 के लिए, नीति आयोग ने इस चीज को लॉन्च किया है। 2023 को घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोर्स सीरियल, मतलब मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। फिर नेशनल सी टर्टल, जो आपके कछुए होते हैं समुद्री वाले, सी टर्टल प्लान लॉन्च किया था 2021-26 में। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने। ठीक है, तो ये कुछ कुछ आपके इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब हम कुछ कुछ और पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पढ़ लेते हैं तो कुछ कुछ आपको बता देता हूं कि फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जैव विविध, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता, तो फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी किन्हें कहा जाता है, तो वो कहा जाता है विल्सन को। ठीक है, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी किन्हें कहा जाता है, विल्सन को। जैव विविधता जो वर्ड है, जो टर्म है, ये दिया था ग्राहम रॉन्टजेन ने। ठीक है, ग्राहम रॉन्टजेन ने ये टर्म दिया था। इंद्रधनुष जो रिवॉल्यूशन है, बाकी तो रिवॉल्यूशन का मेरा एक वीडियो से जल्द ले आऊंगा आपको, तब तक इंद्रधनुष रिवॉल्यूशन जो है आंदोलन, वो है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, और अमृत रिवॉल्यूशन जो है वो है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो नदियों का आपस में जोड़ा जाता है उससे रिलेटेड है ये। फिर अगर हम बात करते हैं कि जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में, तो कुल आप देखोगे कि विश्व में ये 36 है। ये वो सब एरिया होते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, मतलब यहाँ पे जो आपको पेड़ पौधे मिलेंगे वे विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, और अधिकतर यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मच चुकी होती है, इसलिए इस एरिया को आरक्षित घोषित किया जाता है। तो हॉट स्पॉट के बारे में पहली बार बताया था नॉर्मन मेयर ने। अगर आप देखोगे भारत में तो कहाँ कौन कौन से हैं, नॉर्थ ईस्ट हिमालय, मतलब उत्तर पूर्वी हिमालय। फिर दूसरा आपका हो गया वेस्टर्न घाट, ठीक है, मतलब पश्चिमी घाट। तीसरा इंडो बर्मा वाले रीजन, इंडो म्यांमार वाला रीजन। और चौथा हो गया आपका सुंडा लैंड, जो अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में है, सुंडा लैंड। तो ये 4 हो गए आपके हॉट स्पॉट जो कि भारत में है। पूछ सकते हैं आपसे ऑप्शन देके कि इनमें से कौन से हॉट स्पॉट भारत में नहीं है। उसके बाद कुछ कुछ हम आंदोलन पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो पर्यावरण रिलेटेड कुछ आंदोलन किए गए थे तो उसे हम पढ़ लेंगे।
तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है चिपको आंदोलन, जो कि 1973 मतलब 1973 में किया गया था। ये जो चिपको आंदोलन है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है, चमोली जिला, वहाँ से शुरू किया गया था। इसमें जो मेजर रोल प्ले किया था वो सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन में आप लोगों को बस याद रहता है सुंदरलाल बहुगुणा, तो गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट को भी याद रखना। दोनों चिपको आंदोलन से संबंधित थे। जो पेड़ को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा था उसके खिलाफ यह आंदोलन किया था इन्होंने, और यहाँ से सिस्टम शुरू हुआ था पेड़ को गले लगा लेना, ठीक है, कि चिपक जाना है मुझे पेड़ से। और इसी आंदोलन के चलते बाद में आप देखोगे तो चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रेमन मैग्सेसे मिलता है और सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण मिलता है। चिपको के बाद हो गया अपिक्को मूवमेंट। अपिक्को आंदोलन आपका 1983 मतलब 1983 में शुरू हुआ था और ये आपका साउथ इंडिया में हुआ था। मतलब अगर देखोगे तो साउथ इंडिया मतलब दक्षिणी पूर्वी वाले एरिया में, ठीक है, साउथ ईस्ट में। और ये शुरू हुआ था कि जो पश्चिम घाट है उसको बचाने के लिए, और ये एक तरह से चिपको आंदोलन का ही रूप था। ठीक है, तो अपिक्को में आपको यही याद रखना है कि साउथ इंडियन का चिपको आंदोलन हो गया आपका अपिक्को आंदोलन। और कर्नाटका वाले एरिया में ये बहुत ही फेमस हुआ था, जहाँ के लीडर थे पांडुरंग हेगड़े। ठीक है, पांडुरंग हेगड़े इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे। फिर तीसरा आता है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। और ये जो आपका नर्मदा पे जो बांध बनाया जा रहा था उसके विरोध में शुरू हुआ था 1985 में, क्योंकि उस बांध के चलते बहुत सारे जो लोग हैं उनका विस्थापन हो रहा था। ठीक है, तो याद रखना नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर ने शुरू किया था इसे। ठीक है, मेधा पाटकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मध्य प्रदेश। उसके बाद आपका है साइलेंट वैली जो था वो केरला में था। ठीक है, साइलेंट वैली वाला ये था कि एक आपका कुत्थी पूजा नदी है जो कि पेरियार नदी का सहायक नदी है, तो वहाँ पे डैम वैम थर्मल पावर प्लांट बनाया जा रहा था, तो उसी के चलते ये आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, जल विद्युत परियोजना बनाया जा रहा था, उसके चलते ये आंदोलन शुरू हुआ था। फिर टिहरी बांध आंदोलन बहुत ही ज़्यादा फेमस नहीं रहा है, इसमें भी सुंदरलाल बहुगुणा का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, तो ये सारे आंदोलन आपको बार बार याद रखने हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम कुछ बार बार जो क्वेश्चन आते हैं कि इटाई जो रोग है वो किसके चलते होता है, वो कैडमियम के चलते होता है। ठीक है, इटाई कैडमियम के चलते होता है। मीना माटा जो रोग है, डिजीज है, वो मरकरी के चलते होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम आपका होता है नाइट्रेट के चलते। उसके बाद आप देखोगे तो जो ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस जो थे उनको कम करने के लिए जो कि प्रोटोकॉल साइन हुआ था वो हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में हुआ था, 1997 में, और लागू हुआ था 2005 से। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका लागू हुआ था 1987 से। ठीक है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मेनली आपका था ओजोन के लिए। ठीक है, ओजोन जो हमारा लेयर है उसके लिए लागू हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, अब अगर ओजोन की बात शुरू हो गई है तो क्यों ना हम ओजोन की थोड़ी सी ब्रीफ में पढ़ाई कर लें, जो बार बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ओजोन दिवस हम मनाते हैं 16 सितंबर को। ठीक है, 16 सितंबर को हर साल हम मनाते हैं ओजोन दिवस। और ओजोन जो है वो पाया जाता है समताप मंडल में। समताप मंडल जिसे इंग्लिश में आप बोलते हो स्ट्रेटोस्फेयर। चैंपमैन ने एक ओजोन कैसे बनता है उसकी प्रक्रिया बताई थी चैंपमैन ने, याद रखना। फिर ओजोन का काम क्या रहता है कि ओजोन हमारी पृथ्वी की और हमारी रक्षा करता है पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रा वायलेंट रेस से। ठीक है, उन्हें वो पास नहीं होने देता है, और इसी के लिए ओजोन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है।
लेकिन क्या हो रहा कि जैसे जैसे हम मतलब पॉल्यूशन बढ़ रहा तो ओजोन का लेयर जो है ना वो घटते जा रहा, ठीक है। तो ओजोन घटते जा रहा, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा, और उसका मेन रीजन आपका 3-4 चीजें हैं जो रेफ्रिजरेटर से निकलता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, SF6 हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट कारण है ओजोन लेयर के क्षयन का, मतलब उनके खत्म होने का। अगर ओजोन लेयर का जो क्षयन हो रहा, जो खत्म हो रहा, उसका मतलब क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो स्किन कैंसर हो सकती है आपको, पूरा पूरा जीन बदल सकता है, जो आपका खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है, वो पूरा इफेक्टेड हो जाएगा उससे, ठीक है। यूवी रेज जो पराबैंगनी किरणें आप बोलते हो, अल्ट्रावायलेंट A, B, C, तो 3 तरह के होते हैं। अल्ट्रावायलेंट A अगर आपके ऊपर पड़ गया तो आपके स्किन में दाग वाग हो जाएंगे, अगर B पड़ गया तो आपको स्किन कैंसर हो जाएगा, और C हो गया तो फिर बहुत खतरनाक है, आप मर भी सकते हो, ठीक है। और ओजोन को जो नापने का तरीका है, जो ओजोन लेयर को नापने का तरीका है, वो है डॉप्सन, ठीक है। यूनिट है डॉप्सन, किस चीज़ का है, तो थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की जो मतलब चौड़ाई होती है, थिकनेस होती है, उसे नापते हैं हम लोग डॉप्सन से। अगर थिकनेस आपकी जो है ओजोन लेयर की 100 डॉप्सन से कम हो जाती है, ठीक है, 100 डॉप्सन से अगर उसकी थिकनेस कम हो जाती है तो उसे हम ओजोन होल बोलते हैं, ओजोन छिद्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब ओजोन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट था। तो जब इतना ओजोन में हंगामा चल रहा था तब लोग धीरे धीरे संभलना शुरू किया लोगों ने, और 1985 में 1985 में वियना कन्वेंशन आता है। बोला जाता है वियना किसका है, ऑस्ट्रिया का राजधानी है, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। बोला जाता है कि हम लोग को कम से कम फ्रेन, हेलोन, इन सब का यूज करना चाहिए, जो हम लोग कूलेंट के तौर पे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में यूज करते हैं। वियना कन्वेंशन याद रखना। तो वियना कन्वेंशन के अंदर आता है 1987 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल कनाडा में एक जगह है, तो वहां पे आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर 2016 में किगाली कन्वेंशन आता है। आपका किगाली कन्वेंशन भी जो है वो ओजोन से ही रिलेटेड है, ओजोन से ही लिंक है, ठीक है। तो ओजोन रिलेटेड यही सब आएगा जो मैक्सिमम आपके क्वेश्चन होंगे। हाँ, 2021 में हर साल, क्योंकि हम 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, और ये ओजोन दिवस मनाने की जो प्रक्रिया वो शुरू हुई थी 1994 से 1994 से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब लागू हुआ उसके बाद से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ताकि लोगों को अवेयर किया जाए ओजोन लेयर के बारे में। 2021 का जो ओजोन दिवस है उसका थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें हमारे खाने को और हमारी वैक्सीन को कूल रखो, क्योंकि जितना ज़्यादा ओजोन डिप्लेट होगा फिर अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन आते रहेंगे और तमाम तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका ओजोन रिलेटेड कुछ बातें कह दी हमने। अब देखो कुछ और हम पढ़ लेते हैं वन लाइनर टाइप के जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैंने पढ़ा दिया, प्रोटोकॉल ही आज देख लो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कुछ प्रोटोकॉल पढ़ लेते हैं हम लोग, कन्वेंशन पढ़ लेते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, ठीक है। जैव विविधता के लिए 2 प्रोटोकॉल आया था, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं जैव विविधता के संरक्षण के लिए, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए। तो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए 2 प्रोटोकॉल आते हैं। एक आता है कार्टाजीना प्रोटोकॉल और दूसरा होता है नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। कार्टाजीना प्रोटोकॉल, दूसरा नगोया प्रोटोकॉल। और नगोया प्रोटोकॉल के अंदर ही आपका आता है एची टारगेट, ठीक है, एची टारगेट। उसके बाद रामसर कन्वेंशन तो मैंने आपको बता दिया था, 1971 में आया था आर्द्रभूमि वेटलैंड के लिए। फिर आपका आता है बॉन कन्वेंशन। बॉन कन्वेंशन आपका आता है जो उड़ने बोल रहे हैं इधर से उधर, जो माइग्रेटरी स्पीसीज होती है, जो जैसे US कनाडा से भारत में आ गई, प्रवासी पक्षी जिसे बोलते हैं, तो उन सब के लिए आया था बॉन कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन मैंने बता दिया ओजोन लेयर के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैंने बता दिया ओजोन लेयर के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल मैंने बताया कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बहुत गर्मी उत्पन्न कर देते हैं,
उसके लिए आया था आपका क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। और मैंने ओजोन के लिए तो बता दिया, किगाली कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया आपका। फिर है बेसेल कन्वेंशन। बेसेल कन्वेंशन आया था कि जैसे बॉर्डर में, जैसे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में आप हजार्डस चीज को मत कर दो, मतलब कुछ केमिकल यहाँ से वहाँ मत भेज दो जिससे वहाँ के लोगों की परेशानी हो जाए, ठीक है। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट था। एक साइट्स था, CITES साइट्स था आपका बेसिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए, ठीक है। तो ये सब जो प्रोटोकॉल है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी प्रोटोकॉल का मैं बाद में एक वीडियो बना दूंगा, फिलहाल आप लोग इतना देख लेना। उसके बाद होता है आपका बायोडाइवर्सिटी का, जो हम कंजर्वेशन करेंगे, जैव विविधता का संरक्षण करेंगे, तो उसके दो तरीके होते हैं, इन सिटू, एक एक्स सिटू, ठीक है। इन सिटू मतलब जहां वो रहते हैं वहीं पे कंजर्व कर दो भैया, ठीक है, छेड़छाड़ नहीं करना है। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गया, वेटलैंड हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, ये सब हो गए इन सिटू, मतलब जहां वो रहते हैं भैया वहीं कंजर्व कर दो। एक सिटू मतलब उनको वहां से उठाओ और कहीं और कंजर्व करो, समझ रहे हो। जैसे कि जू में डाल दिया चिड़िया लोग को, तो वो एक्स सिटू हो गया। बोटानिकल गार्डन में एक्स सिटू, सीड बैंक एक्स सिटू, फिर आर्बोरेटा जहां पेड़ को कंजर्व किया जाता है एक्स सिटू हो जाएगा। एक्वेरियम जहां मछली रखते हो, तो मछली रखने का वो जगह नहीं है ना एक्वेरियम, तुम खुश रखने के लिए कर देते हो भैया, तो वो एक्स सिटू हो गया। ब्लड बैंक एक्स सिटू हो गया, और सीड बैंक भी आपका एक्स सिटू हो जाएगा। उसके बाद IUCN जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फिर सुन लो, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये जारी करती है रेड डाटा बुक, ठीक है, जिसमें बताया जाता है कौन कौन से ऐसे प्राणी हैं, ऐसे वन मतलब जीव हैं जो विलुप्त होने वाले हैं, विलुप्त होने के कगार में हैं, मतलब इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये सब पूरा लिस्ट दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखना IUCN ये सब काम करती है। COP1, कॉप जो होता है ना, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वो होता है पर्यावरण से रिलेटेड एक मीटिंग। तो COP1 हुआ था आपका बर्लिन जर्मनी में, और COP26 जो है वो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क जो होता है वही उसको जारी करता है, ठीक है। उसके बाद बाकी हाँ एक चीज़ और लास्ट में, इकोलॉजी जो शब्द है वो पहली बार यूज़ किया था हैकले ने, अर्नेस्ट हैकले ने। इकोसिस्टम जो टर्म है वो यूज़ किया था सबसे पहले टांसले ने। 10% वाला जो लॉ है, जो ऊपर से नीचे आप एनर्जी मतलब जाओगे, पिरामिड जो बनता है ना आपका, कि चूहा ने इसको खाया, मतलब चूहा मतलब बकरी ने घास को खाया, बकरी को शेर खा गया, शेर को ये खा गया, इस तरह का जो बनता है 10% एनर्जी लॉ, उसको लिया था लिंडमैन ने, ठीक है। और माइक्रोबायोलॉजी जो है उसका फादर बोला जाता है ल्यूएन हॉक को, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आज का हमारे स्लीपिंग डॉग्स के। बताना वीडियो कैसे लगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट।